हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सिलेक्शन सीरीज एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। ये जो सिलेक्शन सीरीज है इसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और ये डेडिकेटेड होगा यूपी ट्रिपल एसी एजीटीए और उसके साथ साथ प्लांट प्रोडक्शन इंस्पेक्टर सुपरवाइजर के बच्चे के लिए। अब ऐसा ये भी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए ये सूटेबल है। आप एग्रीकल्चर की जो मतलब जिस भी वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ये यूजफुल रहेगा। देखो, इससे पहले थ्योरी पोर्शन वाली क्लासेस आपको अपलोड की जा रही है टाइम टू टाइम। वो अलग बात है कि अल्टरनेट फॉर्म पे की जा रही है, क्योंकि देखो हमारे पास कोई टीम नहीं है और हमारे पास ना तो कोई डिजिटल सिस्टम है, तो हो सकता है कई बार कि अल्टरनेट फॉर्म पे आपको मिले, तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ रहिएगा। इससे पहले जितने भी हमने क्लासेस ली है वो थ्योरी क्लासेस है, इसमें हम एमसीक्यू करेंगे। हालांकि मेरा ये सोच था कि पहले हम थ्योरी पोर्शन आपको मजबूत करवा देते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, आफ्टर देन हम इस पे मूव करेंगे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में बात ये आया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ जाओगे भाई, आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो आधा घंटा का लेक्चर हो चाहे वो 2 घंटे का लेक्चर हो। इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी एक्सप्लेन थोड़ी बहुत करेंगे उससे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है। बाकी इस चीज़ को आप क्या कीजिएगा, ये एमसीक्यू आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आपको डेली क्विज लगाना है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लास्ट में ये भी बात बोल देते हैं कि अगर आपका मतलब लग रहा है आपको कि थोड़ा सा इफेक्टिवनेस है, तो आप अपने दोस्त के पास शेयर करके आप अपने परिवार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपने परिवार को, अपनी फैमिली को क्या कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। प्रोग्राम से है। आपको पता है कि 2025 में जो एजीटीए का पेपर हुआ था उसमें प्रोग्राम से कितने रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, करेंट से कितने क्वेश्चन थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम को भी पढ़ते हुए चलना है। आई होप कि आप इसे बना देंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट यही है कि थोड़ा हम धैर्य के साथ, थोड़ा हम पेशेंस के साथ पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ते हुए आंसर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च बाय द आईसीआर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर। देखो कितना ईजी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आईसीआर के द्वारा किसानों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करना शुरू की गई थी, वो विशेष योजना बताए। इस योजना की अगर हम बात करें, सबसे पहले आईसीआर आप जानते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी होता है जो 1929 में एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये न्यू दिल्ली में है। इनके अंदर बहुत सारे कोचिंग कह रहे हैं, बहुत सारे इसके इनके अंदर क्या आते हैं, तो कॉलेजेस आते हैं और इनके अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। अब इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफ़र करना था फार्मर के पास, वो मेन मकसद था। तो क्या ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, या फिर ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट था, या फिर लैब टू लैंड प्रोग्राम था, या नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम था। थोड़ा सा हम सबके बारे में समझते हुए चलते हैं। नेशनल डेमोस्ट्रेशन 1965 में आता है और 2 साल बाद इसे बदलकर 1967 में इसका प्रोग्राम चालू कर दिया जाता है। नेशनल डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन है और हमारे पास मेथड डेमोस्ट्रेशन है, इन दोनों का कंपाइल करके पर यूनिट एरिया हम प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पर यूनिट एरिया नहीं बढ़ाना है, हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है। तो पहला हमारा गलत हो गया। सेकेंड नंबर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम ऑपरेशनल रिसर्च नहीं करना, हमें टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है किसके पास, तो फार्मर के पास। पहला हमारे पास है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हर एक क्रॉप पे चलाया गया था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप को डिसाइड कर दिया गया था और जिस जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वहीं पे उसके लिए हम क्या मान लिया कि यह जगह शायद ज़्यादा सूटेबल है इस क्रॉप के लिए। क्लियर है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट हम याद करें तो 1957 में सबसे पहले मेज पे चला था, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा नंबर नहीं होगा, पहला नंबर नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, तो फोर्थ नहीं होगा, तो थ्री विल भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लैब टू लैंड प्रोग्राम हो जाएगा। कौन सा प्रोग्राम, लैब टू लैब प्रोग्राम। जब आईसीआर का गोल्डन जुबली था उस समय इसको लॉन्च किया गया था। लैब टू लैब प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो लैब में हम काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो हाइब्रिड सीड है, चाहे वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, हम किसानों के पास पहुंचाते हैं।
फिर बाद में इस प्रोग्राम को बदलकर, हालांकि ये प्रोग्राम, ये स्कीम चलता इसी नाम से है, लेकिन इसको बदलकर लैंड टू लैब कर दिया गया। लैंड टू लैब मतलब इन्होंने सोचा कि सिर्फ प्रॉब्लम लैब टू लैंड करने से नहीं होगा, लैंड पे पहले प्रॉब्लम्स को देखो, फिर उसको लैब पे लाके काम करो और उसमें प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दो। तो इसको याद रखिएगा कि बाद में क्या बदल दिया गया, लैंड टू लैब प्रोग्राम बदल दिया गया। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और 1979 में ये बना हुआ था, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सी इसका राइट आंसर है। अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइएगा, आंसर दीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइसेम, ट्राइसेम के बारे में आप सब जानते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो रूरल यूथ को क्या करना है, प्रमोट करना था, स्किल डेवलप करना था, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद से कर ले। तो ट्राइसेम जो है वो प्रोवाइड कराता है टेक्निकल स्कीम ऑफ द रूरल यूथ फ्रॉम द फैमिलीज बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन से जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए, जो उनके घर में जो यूथ है, उनको ऐसा स्किल देना कि ताकि वो खुद से अपना कुछ कर पाए, उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे था, उसको रखा गया था। ठीक है। द टारगेट ग्रुप कंप्राइज कंप्राइजेज रूरल यूथ बिटवीन द एज ऑफ, मतलब ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइसेम था उसमें टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट करना था रूरल यूथ के साथ, जो बिलो द प्रॉपर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उसमें टारगेट रखा गया था। तो वो कौन सा यूथ, यानी कि यूथ बोले तो किस एज के यूथ को डिटरमाइन किया गया था। तो अब इसी बात है, यूथ की अगर बात कर रहा है तो यूथ हम कब तक मानते हैं, क्या 20 से 25 मानते हैं, नहीं। 14 से 30 मानते हैं, नहीं। 14 से 35 मानते हैं, नहीं। 18 से 35 रखा गया था यूथ के लिए। उसमें जो एज का क्राइटेरिया था ट्राइसेम, वो कब रखा गया था, 18 से 35 साल के जो हमारे पास यूथ है, उनको स्किल सिखाना, और वो खुद से खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे। अब ट्राइसेम के बारे में क्या बात करें, ट्राइसेम के बारे में बात करते हैं, कब एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1979 में, जब आईसीआर गोल्डन जुबली मनाता है। और गोल्डन जुबली के रिस्पेक्ट में, या गोल्डन जुबली के हम कह सकते हैं, गोल्डन जुबली जब मनाया गया था उस समय लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया। लेकिन उसी साल एक ट्राइसेम हमारे पास आ गया, जिसको हम कहते हैं ट्राइसेम प्रोग्राम, जो 18 से 35 साल के जो यूथ है उनको क्या करते हैं, तो रोजगार तो नहीं कह सकते, टेक्निकल स्किल डेवलप करते हैं उनके अंदर। आइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। अब देखो, ऑपरेशन फ्लड ना बहुत इजी चीजें है, कभी कभी ना ऑपरेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें ना ऑपरेशन बहुत जरूरी है याद रखना। और ऑपरेशन के साथ साथ हमें ना याद रखना है रेवोल्यूशन, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड को हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब इस प्रोग्राम का क्या मतलब था, या मोटिव क्या था, क्या पर्पस था। तो इस प्रोग्राम का मतलब था बूस्टिंग मिल्क सप्लाई, मिल्क के आपूर्ति को क्या करना, पूरा करना। आप सब जानते हैं कि मिल्क हमारे पास जो सोर्सेस है वो कंप्लीट फूड के तौर पे माना जाता है। अगर मिल्क की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ें कमी देखने को मिलेगा। मिल्क में जो कमी होती है वो विटामिन सी की कमी होती है और आयरन की कमी होती है। लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि जो फीमेल कैमल है उसके अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होती है। अमूमन जितने भी मिल्क होते हैं, जितने भी एनिमल्स के मिल्क होते हैं, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी की कमी होती है और उसके साथ साथ आयरन की भी कमी होती है। अब यहाँ पे हमें ये बात याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से इस रिवॉल्यूशन को जानते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कह देते हैं। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि रिवॉल्यूशन 1970 भी कह सकते हैं, या ऑपरेशन 1970 भी कह सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब हमें ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा चालू किया गया था, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के द्वारा चालू किया गया था। और इनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। देखिए, वर्गीस कुरियन है ना, इनका जन्म 26 नवंबर को होता है। किस तारीख होता है, 26 नवंबर 1921 को होता है। 26 नवंबर को हम 26 नवंबर को हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, जबकि 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। याद रखेंगे, 1 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम याद रखिएगा, किसके लिए, बूस्टिंग द मिल्क सप्लाई के लिए। अच्छा, ये भी याद रखना है, वर्गीस कुरियन के बारे में हम याद रख रहे हैं, तो वर्गीस कुरियन को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, सॉरी, वर्ल्ड फूड कब प्राइज मिला था, तो 1987 में, 1989 में मिला था। 7 में किनको मिला था, एम एस स्वामीनाथन को मिला था। अब यहाँ पे ऑप्शन था कन्वर्जिंग सॉइल, यानी कि मॉइस्चर को कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना। तो नहीं, ये प्रोग्राम इसके लिए नहीं था। हम बता चुके हैं कि सी विल बी द राइट आंसर। कौन राइट आंसर होगा, सी हमारा सही जवाब होगा। आइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मिनिस्टर कौन है एग्रीकल्चर के इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, अगर हम बात करें। देखो, नरेंद्र सिंह तोमर बहुत पहले थे, अर्जुन मोडा इनसे पहले थे, जो अभी फिलहाल में है, और उसके साथ साथ मनसुख मंडारिया
डाबिया, मनसुख मंडाविया ये भी नहीं है। तो ये तो बहुत पहले थे, ये हमें याद रखना है कि प्रीवियस मिनिस्ट्री थे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान, जो सीएम हुआ करते थे किनका, मध्य प्रदेश का। तो शिवराज सिंह चौहान को हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर जानते हैं अभी के तौर पे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो कौन संभाल रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को हमें याद रख लेनी है। तो सी तो सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीपा, डीपा क्या होता है? तो डीपा हमारे पास है कि जो इंसेक्ट पेस्ट है वो एक्ट आया, इंसेक्ट पेस्ट कब एक्ट आया? तो इसको आपको बताना है कि एक्ट 1925 में आया था, 18 में आया था, 14 में आया था, 1915 में आया था। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ये जो डीपा है ये एक्ट 1914 में आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1914, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। चले आगे, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई और डीएमआई का एस्टेब्लिशमेंट इन विच ईयर? आरबीआई और डीएमआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखो आरबीआई क्या है, हम सब जानते हैं कि बैंकों में सबसे बड़ा बैंक अगर कोई है तो वो आरबीआई है, जिसे हम जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह देते हैं। डीएमआई एग्रीकल्चर में यूज होता है। डीएमआई का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? चेक रेक करना। ये एक ऐसा है जो मार्केट में जितने भी वस्तु सेल हो रहे हैं उसको चेक रेक करने का, चेक करने का, उसको वेरिफिकेशन करने का किसका काम होता है? डीएमआई का काम होता है। तो ये दोनों जो है ना एक समय पे एस्टेब्लिशमेंट होता है जिसका नाम है, हमारे पास क्या नाम है? आरबीआई और डीएमआई 1935 में एस्टेब्लिशमेंट होता है। इस बात को याद रखेंगे। ग्रो मोर फूड कब चला था? 1952 में चला, 42 में चला था। 75 में एक चीज और याद रखेंगे, जो हमारे पास आरआरबी है वो कब आया था? 1975 में। 76 में इसका एक्ट बना था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? डी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना देंगे इस क्वेश्चन को। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है तो आप क्या बताओगे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है ना, ये रेवोल्यूशन होता क्या है भाई? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी फील्ड में एक यूनिक तरीके से काम करना और उस किए हुए काम का रिजल्ट पूरे दुनिया को दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। जैसे कोचिंग वाले पता ना क्या ही करते हैं, लेकिन वो लिखते रहते हैं कि हम एक एग्रीकल्चर में नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फलाना ढिंगाना कर रहे हैं, तो वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं। उनके अनुसार से लग रहा है कि हम कुछ एडिशनल कर रहे हैं, कुछ हम न्यू कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया था? तो याद रखिएगा विलियम एस गार्ड ने दिया था। किसने दिया था जी? विलियम एस गार्ड ने दिया था। याद हमें ये भी रखना है कि एम एस स्वामीनाथन जी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। वर्ल्ड में एनी बोरलॉग साहब को हम क्या कहते हैं? इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए चलाया गया था, यानी कि व्हीट एंड राइस के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? व्हीट एंड राइस के लिए चलाया गया था। याद रखेंगे कि राइस प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया। राइस प्रोडक्शन में इंडिया कितने नंबर पे है? नंबर 1 पे है। कितने नंबर पे है? नंबर 1 पे है। इस बात को याद रखिएगा। 150 मिलियन टन इस बार प्रोडक्शन किया है, इससे याद रखना है हमको। व्हीट में तो हम सेकेंड पे ही हैं, फूड ग्रेन में भी हम सेकेंड पे हैं, सिर्फ राइस में नंबर 1 पे हैं। अब बात कर ही रहे हैं तो याद रख लीजिएगा, पल्सेज में भी नंबर 1 पे है। याद रख लीजिएगा मिल्क में भी नंबर 1 पे है, ऑयल सीड में भी नंबर 1 पे है, मिलेट में भी नंबर 1 पे है। अब इतना बता चुके हैं तो अब बताइए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब बनाते हैं? जब तक हम इसका आंसर देते हैं, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब हम अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले, जो एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव एंड अनहेल्दी एनिमल्स को हटाना क्या कहलाता है? देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है, मतलब लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है एनिमल और प्लस हस्बेंड्री। एनिमल्स का मतलब होता है लाइव स्टॉक, जिसमें हम वैसे पशु के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। और हस्बेंड्री का मतलब होता है हु कैन टेक केयर। जैसे आप लोग भी जॉब लेंगे तो आपने आप लोग भी किसी न किसी का हस्बैंड बनेंगे, तो हस्बैंड का मतलब क्या होगा? अपने वाइफ को देख रेख करना। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि एनिमल्स उसके वाइफ है, एनिमल्स का मतलब है कि उसके देख रेख कर रहा है,
इसलिए हमने कह दिया कि हस्बेंड्री शब्द है। अब हस्बेंड्री में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, पहले तो बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, फिर बाद में हम टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव समझने से पहले आपको ना एक थ्योरी समझना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना तो आप यकीन मानो आप इस चीज़ को खुद से बना दोगे। जैसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन को समझते हैं। देखो आप जब डिसाइड करते हो कि हमें फार्म बनानी है, फार्म में हमें एनिमल्स रखना है, तो उस दौरान क्या होता है कि इसमें एनिमल्स को हम क्या करते हैं, रखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो रखना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो एनिमल्स लाएंगे भाई, तो एनिमल्स लाएंगे तो पहले तो एनिमल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट हम करेंगे कि जो सुपीरियर वैरायटी होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने पास, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन में याद रखना कि स्कोर कार्ड मेथड जो होता है सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो स्कोर कार्ड मेथड सबसे बढ़िया होता है सिलेक्शन में। अब आपने सिलेक्शन करके एनिमल आप तो घर पे ला लिए, आपने घर पे क्या लाया, एनिमल्स को लाया, क्या करके, सेलेक्ट करके। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, ये एनिमल्स हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो उस सिलेक्शन में से कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनको आप हटाएंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपना फार्म से हटा ही देंगे, भगा देंगे उसको, नहीं। आप अपने फार्म के एक अलग साइड पे रखेंगे कि ताकि ये जो हमारा हेल्दी एनिमल्स है उसको ये अनप्रोडक्टिव ना कर जाए या फिर अनहेल्दी ना कर जाए, उसको डिजीज ना फैल जाए। जैसे मान लो लंपी डिजीज होता है, तो लंपी डिजीज अगर किसी एनिमल्स में लगा है तो आपका कोशिश यही रहेगा कि उस एनिमल्स को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, वहाँ से सेपरेट कर देते हैं, कि ताकि अगर ये लंपी डिजीज इसमें लगा हुआ है तो ये एक संक्रामक बीमारी है जो फैल सकता है, तो फैल सकता है तो दूसरे एनिमल्स में भी हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, उसे सेपरेट करते हो। तो जो आप सेपरेट कर रहे हो ना, उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप कहते हो कलिंग। क्या कहते हो, कलिंग कहते हो। तो रिमूवल ऑफ अनप्रोडक्टिव या अनहेल्दी क्या कहलाएगा, कलिंग कहलाएगा। और सेलेक्टेड द प्रोडक्टिव अनहेल्दी एनिमल्स सिलेक्शन कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद डिकिंग होता है, ठीक है। तो डिकिंग ये हम बाद में पढ़ेंगे, डीपिकिंग भी होता है, इसको भी बाद में हम देखेंगे जब कोई टॉपिक आएगा इससे रिगार्डिंग। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेराइटी ICPL, जिसे हम प्रगति के नाम से जानते हैं, जो पिजन पी का वैरायटी है वो रिलीज कहाँ से हुआ है? क्या जेपी पंतनगर से हुआ था? याद रखिएगा एग्रीकल्चर का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है CCSHAU हिसार, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उससे हुआ था। या फिर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, यह इससे हुआ था। या फिर इक्रीसेट। देखो इक्रीसेट के बारे में याद रखना, कभी कभी ना इक्रीसेट से फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, कभी आपसे इक्रीसेट के एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिए जाएंगे। तो इक्रीसेट का मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इक्रीसेट होता क्या है। इक्रीसेट का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पे है, 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और याद रखिएगा हैदराबाद। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है, तो याद रखिएगा यही है, इक्रीसेट है। 1972 हैदराबाद में एस्टेब्लिशमेंट होता है। एक और आता है हैदराबाद में, जब आप पढ़ ही रहे हो तो हैदराबाद में एक और चीज़ याद रखना जिसको हम क्रीडा के नाम से जानते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये भी कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है जी, हैदराबाद। 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। एक और चीज़ आप याद रख लीजिएगा, IIM का मतलब क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट्स। ये भी कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो आपसे पूछे कि पिजन पी के लिए, किसके लिए, पिजन पी। अच्छा पिजन पी जो होता है उसका दूसरा नाम रेड ग्राम होता है, उसको अरहर के नाम से जानते हैं, उसको तूर के नाम से जानते हैं। तो जब हम पिजन पी का जो वैरायटी प्रगति वैरायटी है जिसे ICPL 87 के नाम से जानते हैं, ये डेवलप किया गया था इक्रीसेट हैदराबाद। कहाँ पे डेवलप किया गया था, इक्रीसेट हैदराबाद। तो डी विल बी द राइट आंसर। बताइए जी, सही है, डी विल बी द राइट आंसर। अब एक चीज़ आप काम करना, आपको इतना टारगेट दिया गया है कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये तो आपको टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे और उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। साथ में आपको ये याद रखना है कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, उसके कमेंट में आकर नीचे लिखना है कि A का B, B का C, B का 2 का B, C का D, जो भी है, जो आंसर दे रहे हो, जैसे हमने मैं बता ही रहा हूँ उसके आसपास। और कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में पता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ये आपकी स्वतंत्र है। चले अब, चलिए तो इतना तो फ्रीडम हमने आपको दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र है, जाकर लिख सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि जो पूछा गया है वही लिख रहा है। बताइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग, या फिर विच
one of these nutrient element absorbed by the fruiting zones of groundnut। बताइए, फ्रूटिंग जोन्स मतलब जहाँ फ्रूट होता है। फ्रूट कहाँ होता है भाई? तो जमीन के अंदर होता है। इसके किसके? ग्राउंडनट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब जमीन के अंदर होता है तो इसमें एक पैगिंग की प्रक्रिया होता है। क्या होता है? पैगिंग की प्रक्रिया होता है। तो कौन ऐसा एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट है, जिसको एब्जॉर्ब करता है फ्रूटिंग जोन्स ऑफ ग्राउंडनट? तो याद रखिएगा, क्या नाइट्रोजन है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है। देखो, जिंक की कमी से खारा डिजीज होता है, हम सबको पता है। आयरन क्या है? तो ये ऑक्सीजन का एक वाहक की तरह काम करता है। नाइट्रोजन क्या है? तो वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो करता है और इसी से वी शेप क्लोरोसिस वगैरह होता है। ये हम न्यूट्रिशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। यहाँ पे राइट आंसर की तरफ चले तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैगिंग के लिए कौन जरूरी है? कैल्शियम बहुत जरूरी है। क्या है? कैल्शियम बहुत जरूरी है। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग द प्लानिंग कमीशन द बोर्ड एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया आर। कुछ नहीं है, पूछ रहा है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, किसके अनुसार पे? प्लानिंग कमीशन के अनुसार पे। देखो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का मतलब होता है, जैसे कोरोना काल से अगर हम समझे तो जो जोन्स मतलब जहाँ पे कोरोना का फैलाव ज्यादा था या संक्रमण संक्रमक वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता था, तो हम कहते थे कि ये जो जोन है ना, ये हमारे पास रेड जोन है। रेड जोन का मतलब है डेंजरस जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। तो उस जोन्स में हम कहते थे कि उस जोन्स में जाना सही नहीं है, क्योंकि वो हम क्या करते कह दिए, रेड जोन्स है। जैसे आपने भी कभी ना कभी पबजी खेला ही होगा, तो पबजी में भी हमारे पास जब चीजें जब हम लास्ट पोजीशन में पहुंचते हैं तो वहां पे भी जोन्स बन जाते हैं। अगर उस जोन से आप बाहर निकलते जाते हो तो आप गेम जीतने के कगार पे आ जाते हो। हालांकि पबजी नहीं खेलना चाहिए, मैं तो एक बात ऐसी बता रहा हूँ, उससे रिलेट करने के लिए हम सब कभी ना कभी उसको यूज किया ही है। तो उसी तरह से हम जोन्स को बांट देते हैं समझने के लिए कि हर एक इंडिया का, देखो इंडिया एक डाइवर्सिटी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा है। इस कंडीशन में क्या है कि वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, वहाँ का मिट्टी अलग होगा, वहाँ का मौसम अलग होगा, जलवायु अलग होगा। तो हम किस जोन को कैसे बुलाएंगे कि ये फर्स्ट जोन है, सेकेंड जोन है? जोन से हमें ये भी इंडिकेट होता है, हमें पता चलता है किस एरिया का जो उस स्पेसिफिक एरिया है उसका क्या स्पेशलाइजेशन है। तो ये क्या कहलाता है? जोन्स कहलाता है। अब जोन्स को ना अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग क्लासेस में बांट दिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन के अनुसार से बात करें कि 1950 में ये स्टार्ट हुआ था प्लानिंग कमीशन, और 1951 में पहला हमारे पास प्रोग्राम आया। फर्स्ट 5 ईयर प्रोग्राम चलना स्टार्ट हुआ था। तो इस जोन्स को बांटने वाला प्लानिंग कमीशन है, और इसके अनुसार से इन्होंने बताया कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। कितने क्लाइमेटिक जोन है? 15। अच्छा, याद रखिएगा किसके अनुसार बताया है? तो प्लानिंग कमीशन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछ दे कि आईसीआर बताओ, आईसीआर एनएआरपी के अनुसार, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वो हमारे पास अलग हो जाएगा उसका डाटा। यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखना है कि अगर प्लानिंग कमीशन के अनुसार पूछता है तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर होना चाहिए 15, ना कि अनदर कुछ। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइए हमें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। A cropping system in which food crops are grown in association with a hedgerow of tree and shrub is known as। कह रहा है कि झाड़ी, पेड़ या झाड़ियों के बीच में जो हेज होता है, पंक्तियां होता है, उसके साथ साथ कोई फसल लगाना या उगाना, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, जो ये आप पढ़ते हो ना, एक चीज याद रखना, ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई इस तरह बिल्डिंग है और इस तरह बिल्डिंग है, बीच में क्या है? बीच में एक रो है, और इसी रो में आप प्लांट लगाते हो। इससे क्या होगा? प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा। इससे क्या होगा कि ऐसे प्लांट लगेगा जो सैड लविंग प्लांट होगा। कैसा होगा? सैड लविंग, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्कियोफाइट प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कियोफाइट प्लांट कहते हैं। ये ज्यादातर एग्रो फॉरेस्ट्री में यूज होता है कि फॉरेस्ट लगा हुआ है, उसके बीच में हमने क्या कर लिया, कोई क्रॉप लगा ली, जैसे टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया। तो इसे हम एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। और एले क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं? तो एले क्रॉपिंग को याद रखिएगा, होज हेज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हेज रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि हेज के बीच में लगा रहे हैं। मिक्स क्रॉपिंग आप सब जानते हैं कि ये किसका टाइप है? तो ये हमारे पास मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप है, जिसमें दो या दो से अधिक क्रॉप को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हम उसको बिना किसी डिफरेंट रो में, बिना किसी डिफाइंड रो में लगाते हैं, उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। उसके बाद एक मिक्स फार्मिंग भी होता है, याद रखिएगा। मिक्स फार्मिंग का मतलब है कि आप अलग अलग इंटरप्राइजेस का यूज कर रहे हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिशरीज कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, सेरीकल्चर कर रहे हैं, लाइव स्टॉक पाल रहे हैं, लाइव स्टॉक रख रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मिक्स फार्मिंग। जबकि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होगा कि क्रॉप के सीड को मिक्स करके सीड छिड़काव करना। इंटरक्रॉपिंग हम सब जानते हैं कि सेम पीस ऑफ लैंड पे दो या दो से अधिक क्रॉप को लगाना, और सेम टाइम पर सेम लैंड पीस ऑफ लैंड,
तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। मिक्स इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग के जैसा ही है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप को मिक्स तो कर देते हैं लेकिन सीड मिक्स नहीं करते हैं। इसमें हम एक रो थोड़ा सा बना देते हैं और उसके अनुसार से लगाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिक्स इंटरक्रॉपिंग हो जाता है। आइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको गौर से देखना है और आंसर देना है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन लिखा हुआ, चलिए क्वेश्चन समझिए कि वाटर हार्वेस्टिंग को हमें डिफाइन करना है। जल संचरण किस रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं, इसको पढ़ना है, बस सेलेक्ट कर लेना है। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। वाटर हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, जब हम अपने फार्म पे फ्यूचर में उसे इरिगेशन करना होता है, जब हमें फार्म में यूज करना पड़ता है वाटर को, उस केसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। और वाटर हार्वेस्ट करते हैं अपने लाइफ के लिए, यानी कि अपने लाइफ नहीं, प्लांट के लाइफ के लिए। तो इसमें हमें याद रखना है कि वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, या फिर हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ये तो सही बात है ही नहीं। हार्वेस्टिंग के समय हम जब वाटर अप्लाई करते हैं उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, गलत हो गया। हार्वेस्टिंग डीप वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द पंपिंग डिवाइस, हार्वेस्टिंग जो है वो हार्वेस्टिंग डीप वाटर फ्रॉम द पंपिंग द डिवाइस, ये भी नहीं होगा। यूनिट ऑफ वाटर अप्लाई टू क्रॉप, अप्लाई तो करना ही नहीं है हमें, क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। तो कलेक्टिव द एक्सेस रन ऑफ फ्रॉम रेन ऑन द फार्म इन द पॉन्ड एंड यूटिलाइज इट इज द लेटर ऑफ एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि फ्यूचर में जब भी हमें इरिगेशन फैसिलिटी की नीड होगा या फैसिलिटी हमें देना होगा, इरिगेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उस केसेस में जो हम रन ऑफ, जो पानी बरसात हुई है उस पानी को एक जगह, एक पॉन्ड में, एक रिवर में यूज कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इरिगेशन के लिए। हालांकि और कामों के लिए भी आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम काम यूज लेते हैं किसमें, इरिगेशन में। इरिगेशन आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स टू फील्ड इज नोन एज इरिगेशन, ये कहलाता है। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा क्या कह रहा है। देखिए अ डे मतलब एक दिन ऐसा है जब रिसीव करता है मोर देन डैश 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 रेनफॉल इज नोन एज क्रॉप रेनी डे। यानी कि क्रॉप रेनी डे कब कहेंगे, देखो एक सिंपल चीज से समझो। एक चीजें हम पढ़ते हैं ना, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है एनी फॉर्म ऑफ द वाटर टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी। इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि पानी, जल को किसी भी रूप में धरती पे पहुंचना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। कहाँ से पहुंचेगा भाई, तो जो पानी यहाँ से गया है, इवेपोरेट होकर, ट्रांसपायरेशन होकर, वो उधर जाकर क्लाउड्स बना, उधर ह्यूमिडिटी बना, वो प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन तो समझ गए आप कि किसी भी फॉर्म में पानी का नीचे आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इसमें दो फॉर्म होता है, एक तो रेनफॉल होता है और एक हमारे पास स्नोफॉल होता है। प्रेसिपिटेशन हमें याद रखना अलग अलग क्रॉप का क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर रेन की बात करें, रेनी डे की बात नहीं कर रहा, रेन का बात कर रहा है, तो 0.5 से लेकर 7 mm एक रेंज में माना जाता है। पहला क्लियर है। चलिए अब हमें याद रखना है एक डीजल्स के बारे में। डीजल्स अगर आपसे, जिसे बूंदा बूंदी कहते हैं, जब बारिश होता है उससे पहले थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी होता है, तो अगर लेस देन 0.5 mm से कम है तो उसको हम डीजल्स कह देंगे। क्या कह देंगे, डीजल्स कह देंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्रॉप रेनी डे क्या होता है, क्रॉप रेनी डे क्या होता है, क्रॉप रेनी डे का मतलब होता है कि एक दिन के अंदर में अगर अगर हमारे पास 5 mm से ज़्यादा, क्या है, 5 mm से ज़्यादा बरसात हो रहा है तो हम उसे कहेंगे क्रॉप रेनी डे। एक सिर्फ रेनी डे होता है, याद रख लीजिएगा, ये छोटा छोटा यूनिट बहुत काम आएगा आपका। एक होता है रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है कि एक दिन में 2.5 mm से ज़्यादा बरसात हो रहा है। अगर एक दिन में 5 mm से ज़्यादा बरसात हो रहा है तो उसे हम क्रॉप रेनी डे कहते हैं। क्रॉप रेनी डे का मतलब है कि क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो इस केसेस में हमें इसका ड्रॉपलेट साइज जो है वो ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है क्या, एक हमारे पास होता है फॉग और एक हमारे पास होता है मिस्ट। एक क्या होता है, फॉग, और एक होता है मिस्ट। तो इस बात को भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। मिस्ट जो होता है ना, वो फॉग का बहुत थिन लेयर होता है, एक छोटा सा लेयर होता है, उसे मिस्ट कहते हैं। इसके अगर ड्रॉपलेट साइज की बात करें तो इसका ड्रॉपलेट साइज कितना होता है, याद रखिएगा, 1 से लेकर 150 माइक्रोन इसका ड्रॉपलेट साइज होता है। अगर में बात करें तो 0.2 mm होता है। ठीक है। अगर हम फॉग की बात करते हैं तो 50 से लेकर 150 mm इसका क्या हो जाए, माइक्रोन क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। देखो फॉग जो होता है वो मिस्ट का एक थिक लेयर है, और मिस्ट जो है फॉग का एक थिन लेयर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए।
अब हम जब रेनफॉल के अनुसार पढ़ ही रहे हैं प्रेसिपिटेशन, तो टोटल प्रेसिपिटेशन हम कितना रिसीव करते हैं, तो 400 मिलियन मैट्रिक हेक्टेयर, 400 मैट्रिक हेक्टेयर मीटर हम क्या करते हैं, रेनफॉल रिसीव करते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि इंडिया का टोटल रेनफॉल कितना है, एनुअल रेनफॉल कितना है, तो 1150, कई कई बुक में 1194, दोनों डेटा आपको याद रखना है एमएम में। सेंटीमीटर करेगा तो एक जीरो बैठा हटा देना है, बस 119 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या बात करना है, अब हमें बात करना है कि वर्ल्ड में कितना है, तो 1000 है। कितना है जी, 1000 mm पर साल है। अब आंसर की तरफ आते हैं कि द डे अ डे रिसीव मोर देन डैश डैश mm रेनफॉल इज कॉल्ड क्रॉप रेनी डे, तो 5 mm वही बताया। रेनी डे सिर्फ होता तो 2.5 mm होता, तो बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा क्लियर है। अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। द रेशियो बिटवीन द क्वालिटी ऑफ वाटर स्टोरेज इन द रूट जोन एंड द वाटर डिलीवर टू द प्लांट या प्लॉट इज टर्म इज कॉल्ड। देखो, जब हम वाटर को डिलीवर करते हैं ना, इरिगेशन जिसे वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं, तो इरिगेशन वाटर यूज एफिशिएंसी हमारे पास 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है वाटर कन्वे इरिगेशन यूज एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस या कन्वेंस इरिगेशन यूज एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम कोई सोर्स से कितना पानी भेज रहे हैं और पानी कितना एक्चुअल फील्ड में पहुंच रहा है, उसे वाटर कन्वे इरिगेशन कहते हैं। जैसे मान लो आपने 100 लीटर पानी यहाँ फील्ड में भेजा, तो कुछ पानी इस नली में रुक जाएंगे, कुछ पानी इस कैनाल में रह जाएगा, मिट्टी उसे इन्फ्लेटेट कर लेगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी है कि 100 लीटर आपने छोड़ा है तो 100 लीटर ही जाके पहुंचेगा। यहाँ पे मान लेते हैं 80 लीटर पहुंचा, तो जो 80 लीटर यहाँ पे पानी पहुंचा, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को कहेंगे वाटर कन्वे इरिगेशन, पहला चीज़। दूसरा हमारे पास होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वाटर आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया टोटल। उसके बाद एक होता है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। वाटर स्टोरेज का मतलब होता है कि रूट जोन में कितना स्टोर है और हमने दिया तो कितना स्टोर किया, इसको हम कहते हैं वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। एक होता है वाटर एप्लीकेशन यूज इफिशियंसी। वाटर एप्लीकेशन अगर बात करें यूज इफिशियंसी का, तो इसका मतलब होता है कि रूट जोन ने कितना अपने पास रख लिया पानी को, क्योंकि जितना हम डिलीवर करेंगे जरूरी नहीं है तो कि उसमें से सारा पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा। कुछ पानी क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, लीचिंग हो जाएगा। तो पानी कितना अपने पास रखा है रूट जोन के पास, कि रूट जोन के पास न्यूट्रिएंट को डिजोल्व करके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, जिससे प्लांट वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं वाटर एप्लीकेशन यूज एफिशिएंसी, यानी कि वाटर एप्लीकेशन इरिगेशन यूज एफिशिएंसी कहते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हम सब। चलिए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इतना ही हमारे पास क्वेश्चन था, तो 15 से 20 क्वेश्चन हमने देख लिया 30 से 32 मिनट के अंदर में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा लंबे सेशन लेने का और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाने का। अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये क्वेश्चन मतलब लेवल नहीं है, लेवल है। इसमें भी आप कंसेप्ट अगर क्लियर रखते हैं देन आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो उस केसेस में आपको याद रखना है। बाकी हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल कुछ नहीं होता। हाई लेवल इसी लेवल को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो जब आपका बेसिक लेवल मजबूत नहीं है तो हाई लेवल आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे 10-12 क्लासेस में प्रोवाइड कराने का, और याद रखेंगे ये एमसीक्यू क्लासेस डेली चलेगा। वो जो क्लासेस था थ्योरी लेवल क्लासेस, थ्योरी पोर्शन वाली क्लासेस, वो टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा और टाइम टू टाइम अल्टरनेट फॉर्म पे भी आपके पास परोसा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो कोशिश कीजिएगा जितना भी आपके पास कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है उसको उसी समय गेन करने का, उसी समय याद रखने का और नोट्स बना लेने का। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। कल 6 बजे डेली आपके इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप चाहें तो 10 बजे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।